वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। वाल्ट व्हिटमैन अमेरिका के एक महान कवि थे और अपने देश के प्रति उन्हें बहुत ही लगाव, बहुत ही प्रेम था। और हर व्यक्ति को देश से लगाव, देश प्रेम तो होना ही चाहिए। वाल्ट व्हिटमैन भी अपनी अमेरिका की धरती को बेहद प्यार करते हैं। हालांकि उन्होंने अमेरिका की धरती को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस कविता की रचना की। लेकिन जब इस कविता की रचना हो गई तो इससे पूरे संसार की व्याख्या हो जाती है। ये सच पूछा जाए तो अमेरिका के ही लिए नहीं, ये बल्कि पूरे संसार के लिए यह एक मिसाल बन जाता है, एक संदेश बन जाता है। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपना देश से लगाव होता है। कोई भी अपनी धरती को छोड़ना नहीं चाहता है और वह चाहता है कि हमारे देश में अमन चैन हो, शांति हो, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करें, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। लेकिन कभी कभी देश में जाति, धर्म और भाषा के नाम पर संघर्ष होते रहते हैं। अब इसी संघर्ष के कारण कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के खून का प्यासा हो जाता है। तो वाल्ट व्हिटमैन अपने देश में ये डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रीगेशन, गोरों और कालों का भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव, ये सारे भेदभाव को देखते हैं और लोगों को आपस में झगड़ते हुए देखते हैं। इस दृश्य को देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती है और इस कविता की रचना, इस कविता के माध्यम से वे लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपस में हम क्यों झगड़ रहे हैं। न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, सभी धर्म एक हैं, सभी भाषा, सभी जाति, ये सबको आपस में मिलकर रहने की ज़रूरत है। और कोई भी राष्ट्र तभी महान हो सकता है, तभी बड़ा हो सकता है, समृद्ध हो सकता है, जब वहाँ किसी तरह का भेदभाव न हो। इसीलिए इस कविता में वाल्ट व्हिटमैन स्टार्ट करते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं स्वयं को आनंदित करता हूँ और मैं स्वयं ही गीत गाता हूँ। इस प्रथम लाइन में एक बहुत बड़ा फिलॉसफी है। हम आनंदित होते हैं, खुद से आनंदित होते हैं। इसका मतलब है कि हमें आनंद प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कवि एकांगी जीवन व्यतीत करना चाहता है और एकांकीपना का समर्थन करता है, ऐसी बात नहीं है। इसके द्वारा यह कवि कहना चाहता है कि आप जिस तरह से आनंदित होते हैं, हम भी आनंदित होते हैं। एक्चुअली हम किसी दूसरे को जो सुख देते हैं, वास्तव में हम उसको सुख नहीं देते हैं, हम खुद को सुख देते हैं। किसी दूसरे को हम दुख देते हैं तो वास्तव में हम उसको दुख नहीं दे रहे हैं, हम खुद को दुख दे रहे हैं। इसलिए कि हम में और उसमें कोई अंतर ही नहीं है। दर्शन शास्त्र भी कहता है कि आत्मा, सबकी आत्मा एक है। शरीर, आपके शरीर में जिन तत्वों की आवश्यकता है वो आप में भी है और मुझ में भी है। इसीलिए एकता स्थापित करते हुए ये कवि कहता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। मैं खुद ही आनंदित होता हूँ एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं खुद ही गीत गाता हूँ। एंड व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। आप जिस चीज़ को स्वीकार करते हैं मैं भी उसी चीज़ को स्वीकार करता हूँ।
कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जिस तथ्य को स्वीकार करता है, दूसरा व्यक्ति भी उसी तथ्य को स्वीकार करता है। तो यहाँ एक संशय उठता है, एक संदेह पैदा होता है कि जब एक व्यक्ति उसी चीज को स्वीकार करता है जो दूसरा स्वीकार करता है, तो फिर यह संघर्ष क्यों, फिर यह विवाद क्यों? तो कवि कहता है कि किसी परिस्थितिवश, किसी कारणवश हम अलग अलग अवश्य दिखते हैं, लेकिन दोनों एक ही तथ्य को स्वीकार करते हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे एक पुलिस यानी एसपी को मान लीजिए, और दूसरा है चोर। चोर और एसपी में दुश्मनी रहती है। चोर एसपी को देखना नहीं चाहता और एसपी चोर को देखना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ एक चीज को समझने में परेशानी होती है कि जब दोनों एक ही चीज को स्वीकार करते हैं, तो फिर वह उससे नफरत क्यों करता है, वह उससे भय क्यों खाता है। इसको ऐसे समझिए कि कोई भी चोर वो भी समझता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि वह अपना बेटा को नहीं चाह सकता है कि उसका बेटा चोर हो, कितना भी बड़ा चोर हो। यदि कोई शराबी हो तो नहीं चाहता है कि मेरा बेटा भी शराबी हो। एसपी के नज़र में तो शराब पीना, चोरी करना गलत है ही, उस व्यक्ति के नज़र में भी ये चोरी करना गलत है। यदि गलत नहीं रहता तो पिता अपने पुत्र को हर सुख देने के लिए लालायित रहता है और तत्पर रहता है। तो यदि यह अच्छा काम होता, सुखमय काम होता, तो अपना बेटा को यह सुख प्रदान करने से कभी अपने आप को नहीं रोकता। इसका मतलब है कि उसके दिमाग में भी है कि चोरी करना गलत है। अब एसपी के दिमाग में तो है ही, लेकिन एसपी चाहता है कि हमारा बेटा एसपी हो। इसका मतलब है कि उसके नज़र में वो बात सत्य है। और चोर के भी नज़र में, चोर भी चाहता है कि मेरा बेटा एसपी हो, शराबी भी चाहता है कि मेरा बेटा एसपी हो। वो भी जानता है कि एसपी का काम अच्छा है, हमारा काम बुरा है। तो दोनों एक ही तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन किसी परिस्थिति बस दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। इसीलिए कवि कहता है कि व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम। मैं जिस चीज को स्वीकार करता हूं, तुम भी उसी चीज को स्वीकार करते हो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कहता है कि आखिर कारण क्या है कि हर व्यक्ति एक ही तथ्य को स्वीकार करता है। इसका कारण है कि आपके शरीर का निर्माण और मेरे शरीर का निर्माण एक ही परमाणु से हुआ है। जिस पंच तत्व से, जिस पंच महाभूत से एक व्यक्ति का शरीर का निर्माण हुआ है, दूसरे व्यक्ति के शरीर का निर्माण भी उन्हीं 5 तत्वों से हुआ है। यही कारण है कि काम अलग अलग होते हुए भी, विचार अलग अलग होते हुए भी हम लोग एक ही तथ्य को स्वीकार करते हैं। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। मैं भ्रमण करता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं भटकता हूँ और अपनी ही आत्मा को आमंत्रित करता हूँ। यानी पूरे मानव समुदाय, मानव यूं ही भटकता है, यूं ही चलता है। वह किसी दूसरे को आमंत्रित नहीं करता है, किसी दूसरे को नहीं बुलाता है, वह खुद को ही बुलाता है। आई लीन, मैं आराम भी करता हूँ, माने थोड़ा देर रुक कर मैं देखता हूँ, परिस्थिति को देखता हूँ, संसार की गतिविधि को देखता हूँ। एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। और समर सीजन में घास जो दिखाई देते हैं वह नीले होते हैं, भाले की तरह दिखाई देते हैं, और इन भाले की तरह घास को मैं अवलोकन करता हूँ, मैं देखता हूँ। कवि यहाँ इस तरफ इशारा करता है कि संसार में दुख ही दुख है, संसार दुख से भरा हुआ है और सुख कभी कभी वहाँ दिखाई देता है। वास्तव में संसार का वास्तविक स्वरूप सुख में नहीं है। इस संसार में हम दुख भोगने के ही लिए आते हैं। तो जिस तरह से चारों तरफ सुखाड़ है, चारों तरफ धरती तवे की तरह तप रही है, और वैसी परिस्थिति में
यदि हरियाली हमें कहीं दिखाई देती है तो बड़ा सुखद महसूस होता है, सुखद महसूस होता है। और दूसरे तरफ ये भी कहा जाता है, इस लाइन से यह भी अर्थ लगाया जाता है कि संसार दुख से भरा हुआ है, असंख्य कांटे हैं इसमें, बहुत परेशानियां हैं। यह सोने का सेज नहीं है, नॉट बेड ऑफ रोजेस, यह सुखमय नहीं है। लेकिन कवि कहता है कि मैं इसे देखता हूं, मैं यहाँ रुक कर थोड़ा देर अवलोकन करता हूं, यानी मैं इस संसार के दुख को, रास्ते में जो दुख मिलता है उसको झेलने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। यानी कवि यह इशारा करना चाहता है कि संसार में यदि आपको दुख मिलता है, कांटे मिलते हैं, तो आप उससे भागिए मत, उसका सामना कीजिए। और इसका सामना करना ही यही पुरुषार्थ है, यही पुरुषत्व है। माई टंग, मेरी जुबान एक है, मेरी जुबान, मेरी जिह्वा एक है। इट मीन्स आपके जीभ के जिस पार्ट में ठंडा, खट्टा, मीठा, तीता का अनुभव करने की शक्ति है, मेरी जीभ में भी वही शक्ति है। यानी आप अपने जीभ के जिस पार्ट से खट्टा, मीठा, तीता यानी अन्य स्वाद का अनुभव करते हैं, उसी तरह मैं भी अपने जीभ के उसी भाग से इसका स्वाद का अनुभव करता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जुबान एक है। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम द सोइल दिस एयर। कवि कहता है कि मेरे शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है, खून का जो संचार हो रहा है, उसका निर्माण एक ही मिट्टी और एक ही हवा से हुआ है। यानी अमेरिका वासियों को कवि समझाना चाहता है कि हम जितने भी हैं यहाँ, सबके शरीर का निर्माण, सबके खून का निर्माण इसी के मिट्टी और इसी के हवा से हुआ है। फिर हम में, आप में विभेद कैसा? आप ऊंचा, हम नीचा कैसे? या हम ऊंचा, आप नीचा कैसे? बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मेरे माता पिता यहीं जन्म लिए। बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और उनके भी माता पिता इसी धरती पर जन्म लिए। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके भी माता पिता इसी धरती पर जन्म लिए। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस मेथड के द्वारा आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, उसी मेथड से, उसी प्रक्रिया से मेरे माता पिता ने भी मुझे जन्म दिया। तो इसमें कैसा विभेद? आप कैसे छोटा हो गए, हम कैसे बड़ा हो गए, या हम छोटे कैसे हो गए, आप बड़े कैसे हो गए? कवि कहता है कि आई नाउ 37 years old in a perfect health begin। कवि कहता है कि मैं 37 वर्ष का हो गया और मैं स्वस्थ हूँ, और मैं पूरी जिंदगी स्वस्थ रखने की कामना भी करता हूँ। स्वस्थ होने का मतलब यहाँ हुआ कि मैं इस बात को समझता हूँ, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं समझता हूँ, सच्चाई को समझता हूँ। हम में यह भेदभाव नहीं है। कवि यह कहना चाहता है कि यदि किसी व्यक्ति में भेदभाव नहीं हो, हम मानव सब एक हैं, हमारी प्रवृत्ति एक है, हमारा रहन सहन, हमारे शरीर के प्रत्येक परमाणु का निर्माण सेम है, तो फिर विभेद कैसा? यानी सच्चाई को हम ये जानते हैं, और 37 वर्ष की अवस्था में मैं इस सच्चाई को जानता हूँ, और मेरा मन स्वस्थ है, और स्वस्थ मन में ही स्वस्थ मन रहता है तो शरीर भी स्वस्थ है। तो कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ सिर्फ शारीरिक तकलीफ से नहीं होता, मानसिक तकलीफ से भी होता है। जिस व्यक्ति के पास खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन उसके पास शांति नहीं है, तो शांति कहाँ रहती है? मन में। और मन यदि उसका शांत नहीं है तो उसका शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। और मन शांत कब रहेगा? जब स्वत और परत्व की भावना से ऊपर उठ जाएगा। किसी को अपना, किसी को पराया जब नहीं मानेगा, ये भावना, स्वत परत्व की भावना जब समाप्त हो जाएगी, तब उस व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, और शांत मन वाला व्यक्ति ही स्वस्थ रहता है। और कवि इस रहस्य को जानता है,
उसे इस बात का गर्व है, इसीलिए कहता है कि मैं 37 यानी 37 वर्ष का हो गया हूँ और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। इसीलिए स्वस्थ हूँ कि हमारा मन शांत है, स्वस्थ है। अब क्यों? इसलिए कि मैं सच्चाई को समझ रहा हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और कभी आशा करता है कि मृत्यु के अंतिम समय तक मैं स्वस्थ रहूँगा, यानी मृत्यु के अंतिम समय तक मुझे इस बात का एहसास होगा कि डिस्क्रिमिनेशन सही चीज़ नहीं है, और डिस्क्रिमिनेशन की भावना रखने से मन अशांत होता है। और मैं ये अपेक्षा रखता हूँ, मैं आशा रखता हूँ कि अंतिम समय तक हमारा मन इसी तरह से रहे जिस तरह से अभी है। और मन है इसलिए हमारा शरीर भी स्वस्थ है, इसलिए ये कभी आशा करता है कि मृत्यु तक हम ऐसे ही स्वस्थ रहें। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस रिटायरिंग बैक वाइल सफाइस्ड, कभी कहता है कि धार्मिक मान्यताएं, ये धर्म, ये जाति, ये विचारधारणाएं मेरे लिए कोई विशेष महत्व का चीज़ नहीं है, इसलिए यह मनुष्य की मनोवृत्ति को सीमित कर देते हैं या समाज में द्वेष फैलाते हैं, और मैं इसको विशेष तरजीह नहीं देता हूँ। और फिर भी मैं रुक कर देखता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको हटाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सफाइस्ड एट व्हाट दे आर, लेकिन इनकी संख्या अधिक है, इनको हटाया नहीं जा सकता। बट कांट फॉरगेटन, इसे भूला भी नहीं जा सकता, लेकिन मैं देखता हूँ और मैं इसे तरजीह नहीं देता हूँ। यानी कभी यह कहना चाहता है कि यदि धर्म, जाति, भाषा, इस समय यदि आप लिपटे रहेंगे, कभी कहता है कि मैं रुक कर देखता हूँ। रुक कर देखने का मतलब हुआ कि आप विचार कीजिए, धर्म को, आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, कोई भी भाषा से आप बिलोंग करते हो, तो दूसरे की भाषा को देखिए, दूसरे के धर्म को देखिए, अपने भी धर्म को देखिए, देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन देख कर सामंजस्य की भावना रखिए। अब जब तक सामंजस्य की भावना नहीं रहेगी तब तक शांति नहीं समाज में स्थापित हो सकती है। और गहराई से विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका धर्म हमारा धर्म अलग नहीं है। आपका धर्म मेरा धर्म में उतना ही अंतर है जितना पानी और वाटर में अंतर है। अंग्रेजी में इसको वाटर कहते हैं और हिंदी में इसको पानी कहते हैं। उसी तरह से जितने भी धर्म हैं वह ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते। और जब हम इतिहास में जाएंगे तो लगेगा करी हम तो सब एक ही हैं। ये अध्यात्म का इतिहास भी कहता है, भाषा का विज्ञान भी कहता है, उसका भी इतिहास को देखिए तो आपको लगेगा कि हम सब एक हैं। जब भाषा विज्ञान में आते हैं तो हमें मालूम होता है कि दुनिया के तमाम लोग एक ही जगह पर अवस्थित हैं और उस जगह को आज हम हंगरी कहते हैं। और कुछ लोग पूरब की तरफ आ गए और कुछ लोग पश्चिम की तरफ चले गए। जो पश्चिम की तरफ चले गए ये भिन्न भिन्न भाषाओं का निर्माण हुआ, लैटिन का, ग्रीक का, इटली का। और पूरब की तरफ आ गए तो द्रविड़ हुआ, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, ये सब भाषाओं का निर्माण हुआ। तो एक समय ऐसा था कि जब दुनिया के तमाम लोग एक ही जगह पर रहते थे, अब एक ही भाषा बोलते थे और उस भाषा को इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कहा जाता था। अब विज्ञान के क्षेत्र में भी आइए, डार्विन का जो विकासवाद है, लॉ ऑफ इवोल्यूशन है, उसके अनुसार तो ही ना है कि दुनिया में सबसे पहले यूनिसेल्यूलर जीव आए, एक ही कोशिकीय और जलीय थे, इसलिए कि पूरी पृथ्वी जल से भरी हुई थी। और धीरे धीरे जल कम होने लगा, थल प्रकट होने लगा और कुछ जीव ऐसे हुए जो जलीय थे, वह थल पर भी रहने का उन्हें अभ्यास होने लगा। उभयचर की उत्पत्ति हुई, जिसको एम्फीबियन वर्ग में रखा जाता है। और धीरे धीरे इसी तरह का और भी हम ज्योग्राफी के दुनिया में जाएंगे, इतिहास की दुनिया में जाएंगे, यानी अपने पूरे मानव के इतिहास के पीछे जितना हम गहराई में जाएंगे हमें यही मालूम होगा कि हम सब एक थे और किसी परिस्थिति बस आज हम अलग हो गए। आप ज्योग्राफी में पेंजिया के बारे में पढ़े होंगे। एक ऐसा समय था कि पूरा संसार, पूरी पृथ्वी ये आपस में मिली हुई थी। आज रूस, अमेरिका, जापान ये सभी आपस में मिले हुए थे और पृथ्वी के उस अवस्था को पेंजिया कहा जाता था। लेकिन धीरे 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 वो अलग हो गया, हम इधर आ गए, वो इधर चला गया। तो हर तरह से यह स्पष्ट होता है
ज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, सारी शाखाएं हमें यही कहती हैं कि हम सब एक थे। वही कवि कहता है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छाई को भी अच्छाई में भी विश्वास करता हूँ और बुराई में भी विश्वास करता हूँ। क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न उठ सकता है कि अच्छाई में विश्वास करना ये तो ठीक बात है, लेकिन बुराई में कभी क्यों विश्वास करता है? तो इसके पीछे देखिए, समझिए ये क्या है। अच्छाई और बुराई आत्मनिष्ठ चीज है। जो चीज आपके लिए अच्छा है तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरे लिए भी अच्छा हो। जो चीज आपके लिए खराब है तो कोई आवश्यक नहीं है कि मेरे लिए भी खराब हो। एक ही चीज किस एक के लिए सुखद तो दूसरे के लिए दुखद होता है। तो अभी जो चीज हमारे लिए सुखद है, हो सकता है कि वही चीज दूसरी परिस्थिति में दुखद हो जाए। इसीलिए दुखद से भी हमको नफरत नहीं करना है, दुखद के प्रति भी हमें अविश्वास व्यक्त नहीं करना है। इसलिए कवि कहता है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड। मैं यह चाहता हूँ कि प्रकृति हमसे बात करे, यानी प्रकृति से हमारी बातचीत हो, और प्रकृति जो बात करे हमसे तो विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, अपनी पूरी शक्ति के साथ, यानी प्रकृति में जो वास्तविक ताकत है, वास्तविक शक्ति है, पूरी वास्तविक शक्ति से के साथ वो हमसे बात करे या मैं उससे बात करूं। मुझ में इतना परमिशन होना चाहिए, मुझे यह परमिशन मिलना चाहिए कि हम प्रकृति के वास्तविक शक्ति के साथ उससे बात कर सकें। यानी यहाँ कवि इशारा करता है कि कवि प्रकृति को कंट्रोल करना चाहता है, प्रकृति पर नियंत्रण करना चाहता है, लेकिन प्रकृति पर नियंत्रण इतना आसान काम नहीं है। प्रकृति को से हम लड़ नहीं सकते हैं, और प्रकृति के साथ हम समझौता कर सकते हैं। जैसे ठंडा का समय है तो ठंडा में हम स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी में हम एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं। ये प्रकृति के साथ लड़ना नहीं हुआ, ये प्रकृति के साथ समझौता करना। तो कवि यही कहना चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि बात हो और प्रकृति से हमको बात करने का आदेश मिले, इतनी हम में क्षमता हो जाए कि मैं प्रकृति से बात कर सकूं, लेकिन वह प्रकृति वास्तविक एनर्जी के रूप में आए, वास्तविक ऊर्जा के साथ प्रकृति रहे और मैं उससे बात करूं या प्रकृति मुझसे बात करूं। यानी प्रकृति और मुझ में बात करने का माध्यम हो जाए, यानी प्रकृति के साथ मेरा तादात्म्य स्थापित हो जाए। इस तरह से कवि इस कविता के माध्यम से अमेरिका वासियों ही नहीं बल्कि पूरे संसार को समझाने की कोशिश करता है कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम जितने भी मानव हैं हम सब एक हैं, और जाति धर्म भाषा के नाम पर ये लड़ना ये हमारी बेवकूफ़ी है। और भाषा धर्म जाति के नाम पर जब तक हम लड़ते रहेंगे तब तक संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकती है, और शांति प्राप्त करना यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही।